तो ये जो टॉपिक है आज का, ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति जो है उसका कार्यकाल लिखना आपने, या जो वैदिक काल है उसका आपने क्या करना है, यहाँ पर पीरियड लिखना है। तो पीरियड क्या होता है कि जिस समय में ये संस्कृति फली फूली, जिस समय में ये संस्कृति फली फूली, तो वो संस्कृति का टाइम था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। जो 1500 बीसी थी उससे लेकर जो आपका 600 बीसी था, उस वक्त तक क्या था आपका ये वैदिक संस्कृति जो फली फूली है। तो आपको ये याद रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वैदिक संस्कृति किस समय में फली फूली, तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। दूसरी बात है, बीसी को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब होता है इसका? बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि जो हमारे क्राइस्ट थे, क्राइस्ट किसके देवता है, मींस कौन मानते हैं, किस धर्म को समर्पित है? ईसाई धर्म। जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन है, वो किसको मानते हैं? क्राइस्ट को। तो जब इनका जन्म हुआ, उस जन्म से पहले का जो समय है, जब जन्म हुआ तो जन्म का जो पहले का समय था उसको हम बीसी में कंसीडर करते हैं। और ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, उल्टा चलेगा बोलने का मतलब। तो आपको यहाँ भी स्पेसिफिक होना है कि उल्टा चलता है, ये सीधा नहीं चलेगा, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा? 4 से पीछे की तरफ। इस तरह ये क्या होगा देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो फुल फॉर्म भी पता करनी है, और ये क्या होता है कि ये उल्टा चलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वैदिक संस्कृति पहले तो आपको ये किस टाइम में फली फूली, ये याद रखना है। 1500 से लेकर 600 बीसी के आसपास में। मैंने आपको थोड़ा सा इंडस सिविलाइजेशन का पीछे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाया था, ज्यादा नहीं करवाया था। तो वहां पर क्या था कि मैंने बताया था कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी, या जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसका जो टाइम पीरियड था, कहीं ना कहीं उसका एग्जिट टाइम पीरियड जो था हम मानते थे, मतलब जो आपका 2350 से लेकर 1750 तक का पीरियड उसका माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके आस पड़ोस में जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन थी, जो जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसका भी अंत हो जाता है। इस वक्त उसका अंत हो गया। तो इसके अंत के बाद हमारे पास जो काल आता है उसको वैदिक काल बोलते हैं, वैदिक संस्कृति बोलते हैं। ये संस्कृति पूरे विश्व में एनरिच है। इस संस्कृति से काफी ज्यादा चीजें क्या की सीखी हुई है, पूरे वर्ल्ड में सीखी हुई है। और हम भी क्या कर रहे हैं, आज जो भी हमारा जीवन यापन है, कहीं ना कहीं वो वैदिक संस्कृति से प्रभावित है। अब हमें इसका पता कैसे चलता है कि ये वैदिक संस्कृति थी, इस समय में ही थी, इस समय में ही थी। तो हमारे पास कुछ एक ग्रंथ है। क्या है? कुछ एक ग्रंथ है, जैसे कि वेद। क्या है? वेद। वेद ग्रंथ है। उसके बाद दूसरे ग्रंथ क्या आते हैं? ब्राह्मण। क्या आते हैं? ब्राह्मण। उसके बाद जो ब्राह्मण आप लिख सकते हैं, वेदा लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया हुआ है, वेद को वेदास लिखा हुआ है, ब्राह्मण को ब्राह्मणास लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन जो आगे आते हैं उपनिषद। उपनिषद को उपनिषदा लिखा है। आगे है अर्ण्यक। क्या है? अर्ण्यक। और लास्ट वन जो है उसको बोला हुआ है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ का मतलब है पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा है। जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, उसको 2 भागों में बांटा है। वैदिक काल बोलूं या वैदिक संस्कृति, वैदिक पीरियड बोलूं, वैदिक एरा बोलूं, वैदिक कल्चर बोलूं, तो आपको इसमें डाउट नहीं करना है। इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्लियर वैदिक पीरियड। तो यहां पर क्या है? पूर्व वैदिक काल। और जो नेक्स्ट वन है पूर्व वैदिक के काल के बाद, नेक्स्ट वन है उत्तर वैदिक काल, जिसको लेटर वैदिक एज बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो ये इसका टाइम मतलब ये आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको डेट याद रखनी है, जो 1500 बीसी से लेकर 600 नहीं लिखेंगे यहाँ, 1000 बीसी तक का जो टाइम है उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको अर्लियर वैदिक एज के नाम से जाना जाएगा। इस टाइम में जो भी गतिविधियां हुई उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अर्लियर वैदिक एज या पूर्व वैदिक काल।
नेक्स्ट वन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका उत्तर वैदिक वाला टाइम है, वो आपको क्या याद रखना है? वो याद रखना है 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक एज का कहलाता है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल का कौन सा समय सही है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1000 BC से लेकर जो आपका 600 BC का टाइम है वो किसमें रखा जाता है? उत्तर वैदिक काल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक काल की संस्कृति या जो आपका ये ग्रंथ है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस वक्त की जो संस्कृति थी, किस वक्त की संस्कृति जो आपके सामने है, जो वैदिक काल की संस्कृति थी, ये संस्कृति ऐतिहासिक कहलाती है। ये ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल इसको पीरियड बोलते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जानना है आपको ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या जो हिस्टोरिकल पीरियड होता है, ऐतिहासिक काल, उसका अर्थ जानना है। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल क्या होता है कि हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जिसका हमें विवरण, जो हमारी स्क्रिप्चर है, जो हमारी मतलब स्क्रिप्ट है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसके माध्यम से पता चलता है। ऐतिहासिक काल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमें ग्रंथ मिलते हैं। हम ग्रंथ के थ्रू पता लगाते हैं कि उस वक्त के लोग ऐसे थे, उनका जो पॉलिटिकल लाइफ ऐसा था, जो उनका मतलब इकोनॉमिक लाइफ थी, उनकी सोशल लाइफ थी, उसके बारे में हमें कहां से पता चलता है? कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ होगा, कोई ना कोई हमारे पास स्क्रिप्चर होगा, कोई ना कोई हमारे पास बुक होगी, कोई ना कोई ऐसी भाषा में किसी लिखा होगा जिससे हमें पता चलेगा। तो ऐसे पीरियड को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। बोलने का मतलब है वहां पर लिपि भी होगी और वो लिपि पढ़ी भी जाएगी। लिपि होगी, भाषा होगी, और उस भाषा में कुछ लिखा होगा जिसे हम ग्रंथ बोलते हैं, और उस ग्रंथ को क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। उसके बेस पर हम क्या करेंगे? उस हिस्ट्री, उस वाले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक संस्कृति कैसी हुई? ऐतिहासिक संस्कृति हुई, हिस्टोरिकल पीरियड है ये। क्यों? किसी ना किसी किताब में लिखा हुआ, किताब के नाम क्या है? वेद। जो स्क्रिप्चर है वो क्या है? वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्ण्यक, उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, बात तो नहीं। उसके बाद आगे आओ कि वेद कितने हैं। तो वेद को जानना जरूरी है कि वेद कितने हैं। तो सबसे पहले क्या जानना है आपको कि जो वेद है, वेद 4 है। कितने हैं? 4। यहाँ पर आपको नाम डिट्टो याद करने हैं, कई बार पूछ लेते हैं वेद कितने हैं। वेदों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है? 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो याद रखना, ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। विश्व की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? वेद है। वेद, जिसको मतलब वेद में भी किसको कंसीडर करेंगे? ऋग्वेद। ओल्डेस्ट जो स्क्रिप्चर है हमारे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, वो कौन है? वेद है। नेक्स्ट वन, वेद के बाद आता है सामवेद। कौन सा आता है? सामवेद। सामवेद के बाद आपको देखना है यजुर्वेद। यजुर्वेद। लास्ट वन है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो ये 4 ग्रंथ है, 4 ग्रंथ है जो वेद के पार्ट है। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 क्या है हमारे पास? वेद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेद में लिखा क्या है? वेद में हमारे जो कर्मकांड है, हमारा जो आचार विचार है, हमारा जो लाइफ पैटर्न है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। हमने जो कुछ भी आज तक सीखा हुआ है, जो आज हम संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, वो वैदिक संस्कृति का उसके ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है। अगर आज हम जन्म से लेकर मरण तक के जो संस्कार की बात करते हैं, वो सारे इन ग्रंथों से निकले हुए जो 4 वेद है। आज जो हम पूजा पाठ की बात करते हैं, वो सारा का सारा इससे निकला हुआ है। आज जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन वेदों में लिखा हुआ है। आज जो हमारा मेडिकल इतना टॉप पे चल रहा है, आज जो आयुर्वेदा हमारे देश का में टॉप पे है, वो सारा का सारा अथर्ववेद से हमने नॉलेज लिया है। तो बोलने का मतलब है जो वैदिक संस्कृति है वो एनरिच है पूरे विश्व को, जो मींस इसने क्या किया है? नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है। जो आज मिसाइलों की बात करते हैं हम,
जो आज हम जो अग्नि मिसाइल है उनकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो आइडिया लिए गए हो वेदों से उठाए गए हैं, उसका प्रैक्टिकल किया उन्होंने, आइडिया वहां से लिया, उसको क्या किया, प्रैक्टिकल यूज में किया। तो बोलने का मतलब वेद ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को शिक्षित किया। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि वेदों जो ये वेद है इनको भी दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। किसके आधार पर, कि कुछ एक वेद पहले लिखे गए थे, कुछ एक बाद में लिखे गए। तो जो पहले लिखे गए थे वो वेद ये थे, ये जो 3 वेद है ये पहले लिखे गए, इनको बोलते हैं वेद त्राही। वेद त्राही कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्राही बोलते हैं। ये पहले लिखे गए हैं। और लास्ट बाद में कौन सा वेद लिखा गया है, अथर्ववेद लिखा गया। कौन सा वेद लिखा गया है, अथर्ववेद लिखा गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको वेद त्राही बोलते हैं। कई बार डायरेक्टली क्या कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्राही का भाग नहीं है, कौन सा वेद वेद त्राही का भाग नहीं है, तो अथर्ववेद वेद त्राही का भाग नहीं है। और सारे के सारे जो वेद है वो किसके पाठ है, वो आपके वेद त्राही के पाठ है। क्लियर। अब यहाँ 1 by 1 आइए कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। किसका उच्चारण है, मैक्सिमम जो मंत्र देखने को मिलेंगे सारे के सारे इसमें है। इसमें बिल्कुल आपको डिटो याद रखना, मंत्रों का कहीं भी वर्णन आएगा, कहाँ आएगा, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो चैप्टर है उसको मंडल बोलते हैं, जो चैप्टर है उसको मंडल बोलते हैं। और टोटल जो चैप्टर है 10 है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो चैप्टर होते हैं उसको मंडल बोलते हैं। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो मंडल है वो कितने हैं, 10 है। उसके बाद सामवेद जो है पूरा का पूरा संगीत को समर्पित है। जो हमारा म्यूजिक है, आज जो म्यूजिक के जो मतलब वाद्य तंत्र है, जैसे कि आज हम बात करते हैं शहनाई, रणसिंघा, साथ में तबला, जो भी, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक का या और संगीत का जो विवरण देखने को मिलता है यहाँ से देखने को मिलता है, सामवेद से। आज जो सारे गामा पाधा निसी जो आज हम पूरे वर्ल्ड को मतलब क्या कर रहे हैं, नए नए जो सिंगर दे रहे हैं वो किसकी देन है, वो इसकी देन है। यहाँ से वो नॉलेज ले रहे हैं। तो संगीत का इसे जनक माना जाता है सामवेद को। अगर आपसे पूछे कि विश्व को सबसे पहले संगीत किसने दिया, तो भारत ने दिया है, क्योंकि इसकी रचना भारत में ही हुई है। भारत के लोगों ने ही इसको क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो भारत के लोग क्या हुए, इंटेलिजेंट हुए, बुद्धिजीवी हुए, इंटेलेक्चुअल हुए। तो ये जो आपका सामवेद है ये सारा का सारा क्या है, संगीत का जनक है। उसके बाद मंत्र, जो आज मंत्र का उच्चारण है पूरे विश्व में, क्या उसकी मतलब गूंज देखने को मिलती है। सारे पूरे विश्व के लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों, उसका उच्चारण करने से हम जो ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा गला क्या होता है, उससे साफ होता है। हमारा जो मन है काफी ज्यादा एकाग्रता आ जाती है उसमें। तो कहीं ना कहीं वो भी कहां से, जो वेद है हमारे उनसे उसका वर्णन देखना। यजुर्वेद जो है पूरा का पूरा यज्ञ को समर्पित है। यज्ञ को समर्पित जो है वो पूरा का पूरा क्या है, यजुर्वेद है। जैसे कि आज भी ये प्रथा प्रचलित है, आज भी आप वर्तमान में भी इसको देख सकते हैं कि जब नया घर बनता है तो जब उसमें हम निवास बनाते हैं अपना, तो हवन करवाते हैं। तो वो हवन की व्यवस्था और वो यज्ञ की व्यवस्था इस काल से शुरू हो गई है। आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आज का जो पूजा पाठ है वो कहीं ना कहीं इस ऋग्वेद और साथ में यजुर्वेद का मिला जुला रूप है। सिर्फ थोड़ा बहुत बदला हुआ है कुछ, अदरवाइज जिन देवताओं की पूजा वो करते थे आज वर्तमान में भी हम उन्हीं को करते हैं, मतलब उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट वन जो अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है इसमें औषधि का विवरण दिया हुआ है। आयुर्वेदा इस जो ब्रांच है इससे निकली हुई है। जो बाबा रामदेव आज मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उन्होंने इसकी स्टडी करके क्या किया हुआ, या जो उनके पीछे में जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, उन्होंने किसको पढ़ा है, उन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा, उसको प्रैक्टिकल में लाया और आज पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, मींस लीड भी कर रहे हैं और कई लोगों को अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो आप अथर्ववेद का संबंध किससे है, औषधि और योगा। और साथ में ये जो वेद है ये लौकिक और अलौकिक, मींस इस श्लोक के बारे में बताता है, उस श्लोक के बारे में बताता है। लौकिक का मतलब क्या, इस श्लोक के बारे में विवरण दिया हुआ है। इसमें इस वेद में आपको पर्वत, पहाड़, नदियों का काफी ज्यादा विवरण देखने को मिलता है अथर्ववेद में। नदियां, पहाड़, झरने, जड़ी बूटियां, औषधि, जादू टोना, चेला, जो आज जब चेले चांटे हैं, देखिए आपने चेले, तो वो सारे के सारे यहाँ से हैं। उन्होंने इसको पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि वो मतलब अपनी मनगढ़ंत कुछ काम कर रहे हैं। जो आज जड़ी बूटियां दी जाती है वो सारी की सारी उनको उसका प्रोसेस पता है, उन्होंने उसको पहचाना है और
इसमें जो नियम लिखे हुए हैं उन नियमावली को फॉलो करके वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बताते हैं, और उसको जब फॉलो किया जाता है तो आगे वाले व्यक्ति को क्या होता है, फायदा होता है। तो क्या ये वेद क्लियर हुए सारे, इस वेद में क्या लिखा हुआ वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो हमारा वेद है, जो वेद है उसका सरल रूप है। किसका रूप? सरल रूप, वेदों का सरल रूप, वेदों का सरल रूप। आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया गया? तो जो वेद ग्रंथ है वो ठेठ संस्कृत में लिखे गए थे। ठेठ संस्कृत का मतलब है कि इसे सामान्य लोगों के द्वारा समझना टफ था। कॉमन पीपल इसको समझ नहीं पाते थे। ओनली उस वक्त के जो पुरोहित हुआ करते थे वही इसको समझ पाते थे। तो सामान्य लोगों को वेद समझ में आते नहीं थे, तो वेद सब लोगों को आए, इसके लिए क्या किया गया, वेदों का एक नया वर्जन निकाला गया और उसे सरल रूप में लिखा गया और उसे नाम क्या दिया गया? ब्राह्मण। वर्तमान में अगर आप वेदों का सार पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? पहले तो इसकी संख्या पता होनी चाहिए। कई बार पूछा हुआ है कि जो आपके उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है? 108। कितनी संख्या है? 108। तो आपको ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है। अब उपनिषद क्या होता है? उप एक क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग या जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसके मीनिंग में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ ही बदल देंगे। उप का मतलब होता है बैठना। निषद का मतलब होता है नजदीक। उप का मतलब बैठना, मतलब ये संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है, और निषद का मतलब होगा समीप। तो इसका मतलब होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो ऐसे ग्रंथ जिसे गुरुओं के आस पड़ोस में बैठकर लिखा गया है उसे उपनिषद कहा गया है। ऐसे ग्रंथ, उप का मतलब क्या होगा? बैठना। निषद का मतलब समीप। तो उपनिषद का मतलब क्या हुआ? गुरुओं के समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए उसको उपनिषद कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो उपनिषद है, उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ। अगर आप उपनिषद को पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा दार्शनिक फिलॉसफी के बारे में। आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी का जनक भी कौन है? भारत है। कौन है? भारत। जो बड़े बड़े फिलोसोफर आज मतलब फिलॉसफी की किताबें लिखते हैं उन्होंने कहां से सीखा? उन्होंने इन उपनिषदों से सीखा हुआ है। इसको प्रेफरेंस दिया है। इसकी रेलेवेंसी वर्तमान में भी है। अगर आप फिलॉसफी सीखना चाहते हैं तो उपनिषद को पढ़ेंगे तो आप फिलोसोफर बन जाएंगे। दूसरी बात है दार्शनिक के बाद आत्मा का ज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान किस बुक से मिलता है तो वो उपनिषद है। आत्मा का वर्णन किया गया है, इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। और कई राइटर है, फॉरेनर राइटर भी है, कई विदेशी राइटर भी है, और कुछ एक जो हमारे इंडियन राइटर भी है जिन्होंने आत्मा के ऊपर पूरी किताबें लिखी हुई है। अगर आप आत्मा के बारे में जानना चाहते तो आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो आपको आत्मा के बारे में पूरा पता चलेगा आत्मा क्या है। तो आत्मा के बारे में किस बुक में वर्णन किया हुआ है? उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रहस्यवाद। देखो रहस्यवाद, ये रहस्यवाद वर्ड क्या है? रहस्य का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टेट में आप बोलते हैं आत्मा है, दूसरी स्टेट में बोलते हैं शायद आत्मा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रहस्यवाद। और जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उसमें भी रहस्यवाद देखने को मिलता है। जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वहां भी रहस्यवाद का आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा जब आप बुद्ध, बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे। तो रहस्यवाद का जो वर्णन है वो किस बुक में है? वो आपकी जो उपनिषद बुक है उसमें ये लिखा हुआ है। और संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आर्णेक। आर्णेक जो है ऐसी किताब है जिसे जंगलों में लिखा गया है। अब जंगलों में उस वक्त कौन रहते थे? ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे। तो जिस बुक को ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है कहां पर? जंगलों में, उसको आर्णेक कहते हैं, या इसी को जंगल बुक के नाम से भी जाना जाता है। किस बुक से? जंगल बुक।
तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं जंगल बुक निम्नलिखित में से किन किताबों को कहा जाता है, किस ग्रंथ को कहा जाता है, किस स्क्रिप्चर को कहा जाता है, और नीचे लिखा होगा वेद, ब्राह्मण, आर्यक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, आर्यक को टिक करना है। नेक्स्ट वन, उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलने का मतलब है लेटर वैदिक जो स्क्रिप्चर था वो कौन कौन से थे। तो बात की जा रही है 600 बीसी के बाद की, 600 बीसी के बाद का पीरियड है वो। तो उस वक्त क्या कौन कौन से ग्रंथ थे, तो इस वक्त ग्रंथ जो थे वो थे महाभारत और रामायण, महाभारत और साथ में क्या थी, रामायण। जो महाभारत है वो भी संस्कृत में लिखा गया है, रामायण भी संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत के जो रचयिता है वेद व्यास, और इसमें 18 अध्याय है। क्या है, 18 अध्याय है। उन अध्यायों को पर्व कहा जाता है। अध्याय हम हिंदी में बोलते हैं पर्व, एक्चुअल में जैसे मैंने मंडल बोला, चैप्टर है पर्व, उसमें मतलब महाभारत में उसको क्या कहा गया, पर्व। जो रामायण है, रामायण में चैप्टर जो है उनको कांड कहा गया है। क्या कहा गया, कांड कहा गया है। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके जो मतलब रचयिता है, इसके जो राइटर है वाल्मीकि जी, उन्होंने माना जाता है कि अपनी योग विद्या से उसको पहले लिख डाला था। योग विद्या मींस उन्होंने तपस्या की थी, वो देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था, ऐसा माना जाता है। प्रूफ कोई नहीं दे पाया, पर ऐसा लिखा गया है, कई किताबों में लिखा गया है कि योग विद्या के कारण वाल्मीकि ने रामायण को पहले ही क्या कर घटनाएं बाद में हुई, हाँ, पहले ही उन्होंने लिख दिया था। तो ये मतलब काल्पनिक है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। तो ये क्या है, उत्तर वैदिक के ग्रंथ सारे के सारे किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये आपके ग्रंथ है। इन ग्रंथों से हमें किस काल का पता चलता है, वैदिक संस्कृति का पता चलता है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं या जियोग्राफिकल सिचुएशन बोलेंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन बोलेंगे। तो भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है कि ये जो लोग थे, वैदिक संस्कृति के लोग थे, किस रीजन में रहते थे, कहां पर फले फूले, ये लोग, इन लोगों को क्या कहा जाता था, ये लोग कौन थे, कहां से आए, क्या यहीं के निवासी थे। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। भौगोलिक स्थिति में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज की जो यहाँ भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें, तो जो ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृति, जो ये वैदिक काल की संस्कृति थी, ये उत्तर भारत में फली फूली, उत्तर भारत वाला जो पार्ट था वहां पर फली फूली। पर उस वक्त कुछ एक नाम आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है सप्त सैंधव। क्या है, सप्त सैंधव, पहला नाम। दूसरा नाम है ब्रह्म ऋषि देश। आगे नेक्स्ट वन नाम है आर्यव्रत, और आगे आएगा भारत। कौन कौन से नाम आएंगे, भारत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सप्त सैंधव एरिया था वो 7 नदियों से घिरा हुआ था, उसमें 7 नदियां आती थी, और ये जो रीजन था उस वक्त उत्तरी भारत में पड़ता था। ये सिंधु से लेकर गंगा के आस पड़ोस वाला एरिया कहलाता था। जो सिंधु था और गंगा के बीच का एरिया था, उस वक्त सप्त सैंधव एरिया कहलाता था, जब हम ऋग्वैदिक काल में जाएंगे। अब होता क्या है कि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग एंट्री करते हैं कहां पर, भारत में। और कैसे आते हैं वो, मध्य एशिया से आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं, और हिंद कुश पर्वत को पार करते हुए ईरान के रास्ते से, मध्य एशिया से ईरान के रास्ते से हिंद कुश पर्वत को पार करते हैं। हिंद कुश पर्वत वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में ताजिकिस्तान में फैला हुआ है। इसको पार करके वो हमारा जो पाकिस्तान में एक दर्रा आता है, खैबर दर्रा, उसको क्रॉस करते हैं, और वर्तमान में जिसको हम पीओके बोलते हैं, जम्मू कश्मीर बोलते हैं, उस रास्ते से एंट्री मारते हैं, और कहां पर पहुंचते हैं, हमारे भारत के अंदर पहुंचते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जो सप्त सैंधव रीजन है उसके ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आर्य लोग जो थे वो कहां से आए, मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया से। Which country?
कौन? मध्य एशिया। मध्य एशिया। स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मध्य एशिया ही लिखा हुआ है कि उनके बारे में वो भी आपको आगे जब आप मतलब आगे मतलब पढ़ोगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला जाता है वो इंडिया के थे। अभी भी कन्फ्लिक्ट का मुद्दा ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए हुए कि सच में ये मध्य एशिया के थे। अगर आपको पेपर में आता तो आपको मध्य एशिया ही करना है, उसे कंसिडर किया जाएगा। पर अभी भी क्या है, जो हिस्टोरियन है उनमें कन्फ्लिक्ट है। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी रिसर्च चला हुआ है। वो बोलते कि इंडियन थे वो तो माना सेंट्रल एशिया से जाते हैं, सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया। आर्यन लोग। आर्यन लोग। अब आर्यन क्या है? आर्यन जो है, आर्यन का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यन मींस श्रेष्ठ, कुलीन, हाई क्लास से बिलोंग करते थे वो। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च कुल के। तो इनको क्या माना जाता है? ये कहा जाता है इनको, आर्यन को। तो ये बात क्लियर हुई। आर्यन कौन थे? रिचा पता चला? क्या पता चला? आर्यन कौन थे? श्रेष्ठ और सेंट्रल एशिया से आए थे। तो आगे क्या है, ये जो ब्रह्म ऋषि देश है, इससे पहले इसका नाम ब्रह्मवर्त हुआ करता था। जो मतलब ब्रह्मवर्त, जो ब्रह्मवर्त है, इसका नाम हुआ करता था। ब्रह्म ऋषि का पहले जो नाम हुआ करता था ब्रह्मवर्त हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ब्रह्मवर्त। ये ब्रह्मवर्त वो रीजन है जो वर्तमान में आपको कुरुक्षेत्र का रीजन देखने को मिलेगा। जो कुरुक्षेत्र का रीजन है, हरियाणा का रीजन है, उसके आस पड़ोस में था। ये सरस्वती के आस पड़ोस का रीजन माना जा सकता है। जो ब्रह्मवर्त देश था, आर्यव्रत सब सैंधव को कब्जाने के बाद, जो कब्जा हो गया उनका, उसके बाद उन्होंने इस रीजन में प्रवेश किया। और इसमें क्या किया, अपनी जो बस्तियां, जो वो कबीले थे, पूरे के कबीले में रहते थे। जब हम इसकी पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे, सोशल लाइफ पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ये लोग कबीलों में रहते थे। तो उन्होंने किस रीजन में प्रवेश किया? ब्रह्मवर्त जो देश था उसमें प्रवेश किया। ये ब्रह्मवर्त वर्तमान का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सी घटना हुई है? महाभारत का पूरा युद्ध वहां पर लड़ा गया है। और वर्तमान में ये हरियाणा में देखने को मिलता है। उस रीजन में क्या हुआ कि इन्होंने कब्जा किया। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मवर्त देश कहां पर था, तो ये उस वक्त का हरियाणा। और जो सरस्वती है, सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है, उसके आस पड़ोस में ये रीजन था। पर वर्तमान में सरस्वती विलुप्त हो गई है। उसका बचा खुचा जो रूप है वो घग्गर है। वो भी एक छोटी सी खट देखने को मिलेगी। सरस्वती विलुप्त हो गई है हरियाणा में। सरस्वती विलुप्त हो गई है। सरस्वती 3-4 स्टेट से बहती थी। अच्छा। पर वो विलुप्त हो गई है। और पवित्र नदी थी सबसे, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे जब बढ़े तो ये ब्रह्म ऋषि देश था। ये ब्रह्म ऋषि देश जो था, गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र कहलाता था। वहां पर उन्होंने अपना कब्जा किया। ब्रह्म ऋषि देश कहां पर था? गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था। बाद में समय के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश का नाम बदल गया और इसका नाम हो गया आर्यव्रत, जिसे हम वर्तमान में उत्तरी भारत कहते हैं, या जिसको हम गंगा का मैदान कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? आर्यव्रत या गंगा का मैदान कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ से, कि यही आर्यव्रत बाद में चलकर भारत बना। इसी आर्यव्रत का बदला हुआ रूप क्या कहलाया? भारत। इसे आज हम हिंदुस्तान, इंडिया कहते हैं। तो क्या आपको पता चला कि जो आपका आर्यव्रत था, जो आर्यव्रत था वो वर्तमान में क्या है? वो भारत है। क्या है? वो भारत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या की, वैदिक संस्कृति का जो कार्यकाल था वो कहां से कहां तक था? 1500 से लेकर 600 BC तक था। उसके बाद हमने पता